आईआईटी खड़गपुर के डायरेक्टर आदरणीय वीरेंद्र कुमार तिवारी जी, आदरणीय डेप्यूटी डायरेक्टर महाशय, भुवनेश्वर आईआईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर राजा कुमार जी, आज जिन महानुभावों को यहाँ आईआईटी खड़गपुर की ओर से विभिन्न सम्मान के साथ, आदर के साथ सम्मानित किया गया, ऐसे सभी महानुभाव जो यहाँ उपस्थित थे, जो अपने अपने जगह से शुभेच्छा के साथ आईआईटी खड़गपुर की सम्मान को स्वीकार किए, आज जिनके लिए कन्वोकेशन दीक्षांत समारोह आयोजन किया जा रहा है, ऐसे ही हमारे युवा साथी भाइयों और बहनों, आईआईटी के ग्रेटर फैमिली की सारे सदस्य मित्रगण, प्रोफेसर, नॉन टीचिंग स्टाफ, एक स्टूडेंट, एलुमनी तथा भी उनके अनुपस्थिति के कारण टेक्नोलॉजी के माध्यम से शुभेच्छा देने वाले बीओजी के चेयरमैन आदरणीय संजीव गोयनका जी, सभी मित्रों को मैं व्यक्तिगत रूप में आभार प्रकट करता हूं। देश में आज 23 आईआईटी विद्यार्थियों को पढ़ाता है, लेकिन उनमें से इसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं है, खड़गपुर आईआईटी की मर्यादा, खड़गपुर आईआईटी की मान्यता और खड़गपुर आईआईटी की अंदर आना और उनके एम्बियंस में आना, उनके इकोसिस्टम में आना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। और कन्वोकेशन एक इंस्टीट्यूशन की सबसे मर्यादित, सबसे ग्लैमराइज, सबसे मच अवेटेड जिस शब्द को कहा जाए, ऐसे एक उत्सव होती है। उसी उत्सव में आपने हमें जोड़ा। मैं तिवारी जी को और उनकी सभी सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं। आईआईटी खड़गपुर आने का मेरे मन में और एक आकर्षण है, एक सुखद संजोग है, नाइस कोइंसिडेंट। हम इन दिनों में अंग्रेजों से देश की आज़ादी की 75 साल मना रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसको हम मना रहे हैं। और हमारी आईआईटी, आप थोड़ा कल्पना करिए क्या वातावरण रही होगी उन दिनों में, क्या जो नीति निर्धारक दिल्ली में बैठे होंगे उन दिनों में, देश की इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशन खोलने की निर्णय पहले कहां किए? उन दिनों में उन्होंने खड़गपुर में किया। 1951 अगस्त 18, आज हम दिसंबर 19 में इकट्ठा हुए हैं। 18, आज भी 18 है, आज भी 18 है। लगभग 51 ईयर चल रहा है अभी, 71 ईयर। आज़ादी को 75 और आईआईटी को 71। ये अपने आप में ये स्टेटमेंट, इतने ये कैलकुलेशन, इस आईआईटी की गहराई को, इस आईआईटी की डेप्थ को, इस आईआईटी के कंट्रीब्यूशन को नेशनल डिस्कोर्स में क्या रहा होगा। मित्रों, मेरे इसीलिए और एक आकर्षण इस आईआईटी में था, ये केवल पिछले 71 ईयर से एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एक लर्निंग सेंटर ऐसा नहीं रहा है। ये कहाँ खोला है? मैं उड़ीसा से आता हूं। एक समय में ईस्टर्न इंडिया की ये सेंचुरीज एगो जब अंग्रेजों की हुकूमत आई, उड़ीसा में 1800 की अर्ली डेज में अंग्रेज गए
उन दिनों में अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ इधर तो आंदोलन शुरू हो गया था, विशेष करके मिदनापुर की आसपास की, आज की जो झाड़ग्राम इलाका है उस इलाके के अंदर अप टू बीरभूम स्थानीय लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ, और अंग्रेज आए कहाँ से, उसकी कुछ सेंचुरी पहले जब अंग्रेज कलकत्ता की ओर आए, वो आए कहाँ से आए, इस मिदनापुर जिले से आए। हल्दिया नदी के अंदर हुगली नदी होते हुए दरिया से वो कलकत्ता तक पहुंचे थे, जो आज कलकत्ता पोर्ट बना है। एक पोर्ट लेड इकोनॉमी, एक पोर्ट लेड पॉलिटिकल एम्पायर उन्होंने खड़ा किया था। पुरानी एक इकोनॉमी पॉइंट था हमारे कोलकाता, और उसके ठीक नीचे इस इलाका में अंग्रेजों के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही थी। उड़ीसा में 1806 में आज की जो पुरी है, पुरी जिस राज के अंदर था उसको खुर्दा कहा जाता था, उस इलाका में जो प्रमुख मंत्री थे, राजा उन दिनों में छोटे थे, गजपति महाराज की जो प्रमुख मंत्री थे जय राजगुरु, उनको अंग्रेजों ने उनकी सत्ता को चुनौती देने के कारण उनको गिरफ्त करके इसी खड़गपुर ले आया। और खड़गपुर में जो कैंपस जहां बाद में जहां खुली, जो आज मेरे को तिवारी जी अति आदर और श्रद्धा के साथ कह रहे थे, इसकी इंडियन नॉलेज सेंटर की जो आपकी नई व्यवस्था जिस भवन में बनी, जिसको बड़े आदर के साथ हिजली डिटेंशन कैंप जेल माना जाता था, उसमें देश की कई स्वतंत्रता संग्रामियों को कैद करके रखा गया था। मैं इसीलिए इसको एक पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा की टेम्पल ऑफ लर्निंग में सिर्फ मेरा मान्यता नहीं है, जय राजगुरु को इसी कैंपस के अंदर हिजली डिटेंशन कैंप में एक पेड़ पे लटका के दो हाथी, दोनों उनकी दोनों पैर में रस्सी लगा के दो हाथी लगा के उनको, उनके शरीर को अत्याचार किया गया था। इसलिए वो किया गया था कि भारत के लोग हिम्मत ना करें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। मित्रों, देश में वो आवाज न दबी तो नहीं। उस आंदोलन 20वीं सदी के मध्य भाग आते आते इस देश को आजादी दिला के रहा, जिसके आज हम 75 साल पूरा कर रहे हैं। इसीलिए मेरे लिए और गौरव की बात हो जाती है इस पवित्र स्थान पे आज 21वीं सदी के, ये तो ऐसा एक स्थान है जहां सदियों से सेंचुरी से इस विशाल देश की आत्मा, इस विशाल देश की बौद्धिक ताकत, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए मौलिक ताकत देने की प्रेरणा स्थल रहा है। और मेरे को कोई संदेह नहीं है, दुनिया में जो परिवर्तन हो रहा है उसमें आने वाले दिनों में खड़गपुर आईआईटी ही इसकी एपी सेंटर बनेगा, केंद्र बिंदु बनेगा। मेरे मन में कोई डाउट नहीं है। 2-3 अपेक्षा है। मैं जब आज नई पीढ़ी अपने जिंदगी की एक बेहतरीन समय जिस कैंपस में बिताया होगा, 4 साल, 5 साल, 2 साल, और समाज जीवन के अनेक महत्वपूर्ण स्थान पे अभी तक खड़गपुर आईआईटीएन जिम्मेवारी निभा के आए हैं। और आज जो बैच पास होके जा रहे, पास आउट हो रहा है, कन्वोकेशन अपनी जिंदगी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पल होती है, मुहूर्त होता है, क्योंकि आप जिम्मेवारी की ओर बढ़ रहे हो। अब तक महाप्रभु ईश्वर आप जिनको श्रद्धा करते हैं उनके आशीर्वाद। अभी एक परम आदरणीय प्रोफेसर साहब आपने आभार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि आई डेडिकेट दिस ऑनर टू माय पेरेंट्स, अपने माता पिता जो अब तक आपको
यहाँ पहुंचा है, बाद में शायद आप उनको भी ना पूछो, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे, वो अपने रिटायर्ड होम में रहेंगे। ऐसे माँ पिताजी, ऐसे प्रोफेसर, कुछ लोगों को जैसे आज हमने यहाँ याद किया, सम्मानित किया, और यहाँ की जो नागरिक रहे उनकी आशीर्वाद से अब तक आप यहाँ आए हैं। आगे आप जिम्मेवारी के साथ आप आगे बढ़ोगे, आपको मेरा शुभेच्छा है। आप इस पृष्ठभूमि से, जिस जगह से सारे आईआईटीज के अंदर, इसीलिए खड़गपुर आईआईटी महत्वपूर्ण है, इसकी एक हेरिटेज है, इसकी एक विरासत है, इसमें एक संस्कार है, इसके अंदर बलिदान है, इसके अंदर सदियों की कहानी है। और हमें आज वैश्विक स्थिति में, ग्लोबल सिनेरियो में भारत से ही नया विचार को सृजन करने की आवश्यकता होती है। अभी कोरोना की ये विशिष्ट समय हम सभी को इंट्रोवर्ट होके सभी को सोचने का एक अवसर दिया। हम सब चार दीवारी के अंदर रहे, रेस्ट्रिक्टेड रहे, जो जिस काम कर रहा था सब में ठहराव आया। सिर्फ भारत में ठहराव नहीं आया, दुनिया में आया। और पिछले 300-400 साल से दुनिया में जो अर्थनैतिक प्रगति हुई है, अमेरिका के बारे में चर्चा करें या यूरोपियन देशों की हम समीक्षा करें या ईस्टर्न पार्ट में चाइना, जापान, इस प्रकार की इकोनॉमी को, ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा अनुभव करें। मित्रों, हमसे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये सारे लोग आज तो ऊपर हैं, लेकिन पिछले 2 सालों में, आज हम दिसंबर में हैं, मेरे को याद आ रहा है 19 दिसंबर आते आते मैं उस समय में पेट्रोलियम की काम देख रहा था। एक चाइनीज कंपनी, वो भी फिर वहान इंजीनियरिंग के नाम पे, मेरे वहाँ कोई प्रोजेक्ट की दायित्व में था, तब उसको समीक्षा करते हुए मेरे को पहली बार कोरोना के बारे में थोड़ा ध्यान आया, जानकारी आया। और 19 नवंबर दिसंबर था। आज हम 21 नवंबर दिसंबर में इकट्ठा, लगभग 2 साल के बाद दुनिया को उलट के रख दिया है। अभी मैं कल परसों कोई एक असेसमेंट पेपर अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर देख रहा था, पलट रहा था, तो ये कहा जाता है 2022 में पिछले कई दशकों के अंदर अमेरिका की इकोनॉमी सबसे खराब होगा और दुनिया के सबसे पावरफुल इकोनॉमी चाइना में फिर लॉकडाउन हो रहा है। यूरोप में कौन सी वेव चल रहा है भी गिनती करना लोगों ने छोड़ दिया। आज सुबह अखबार में आई, अगर ये जो नया वायरस आई है ओमिक्रॉन, इसकी जो मॉडलिंग एक्सपर्ट्स ने निकाला है, अगर ये भारत में ही आए तो रोज 14 लाख लोगों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे अनेक न्यूज पिछले दिनों में हमने भी पढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद भारत ने इसको सामना किया है। अभी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहीं है तो भारत है। दुनिया में सबसे ज्यादा, आप सभी लोग, आप उस विषय में मेरे से ज्यादा सूचना रखे हो, जब अप्रैल मई 2020 में इस बीमारी का उत्तर क्या है, वैक्सीन शायद होगा। मैं उन दिनों में कुछ भारतीय मूल के वैज्ञानिक जो दुनिया में कहीं कहीं बैठे हुए थे, उनके साथ एक बार एक टेलीकॉन कर रहा था। विशेष करके अमेरिका में रहे हुए 2-4 बड़े बड़े नाम उन्होंने हमको समझाया कि उसकी कोई उत्तर नहीं, उसकी वैक्सीन आएगा कि नहीं आएगा किसी को पता नहीं। और कोरोना से ओमिक्रॉन आते आते प्रश्न फिर आ रहा है, क्या कोरोना के लिए जो वैक्सीन बना था, क्या ये इफेक्टिव होगा ओमिक्रॉन में? शायद होगा, शायद नहीं होगा। उसकी बीच में डेल्टा आ गया। ये सारे एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस में हम जा रहे हैं। उस समय में भारत में कभी हमने सोचा था कि भारत में वैक्सीन भी बनेगा, भारत में वैक्सीन दुनिया के सबसे ज्यादा उत्पादनकारी देशों में एक होगा और भारत में 100 करोड़ से ज्यादा लोग
वैक्सीनेट हो जाएंगे और धीरे धीरे आने दिनों में नियर 100% वैक्सीनेट हो जाएगा, शायद इसके कारण ओमिक्रॉन की प्रभाव हमारे ऊपर कम आएगा। यह हमने कल्पना नहीं किया था। यह 21वीं सदी की नई भारत है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे हमारी IITs है, उसके पीछे हमारी NITs है, उसके पीछे हमारी देश की नई पीढ़ी की डिटर्मिनेशन है। हम अभी पीछे नहीं हटना चाहते हैं। ऐसे कोई दुनिया में व्यवस्था नहीं है हमारी नौजवानों की। जो पीढ़ी IIT में पढ़ के विदेश गया, जो आज हमारी एल्यूमिनियो को इकट्ठा करके कैंपस की चिंता कर रहा है। प्रोफेसर वर्मा उस समय में भी विदेश जा सकते थे, नहीं गए। उनको लगा कि मंकियों को खिलाना अच्छा है, फिजिक्स किताब लिखने में लग गए। इसलिए जो जैसे उस समय में, मैंने तिवारी साहब को थोड़ा बहुत जानता हूं, यहीं पढ़े हैं, यहीं संस्कारित हुए हैं और यहीं आज डायरेक्टर हुए हैं। अचानक हमारे अभिभावक, हमारे गुरुजन इस प्रकार की भूमिका में यहाँ रहे होंगे। मित्रों, मैं जो बाहर गए और जो यहाँ रह गए, बाद में मैं कानपुर थोड़े दिनों के बाद जाऊंगा। प्रोफेसर वर्मा को पूछूंगा एक बार विनम्रता से, वर्मा साहब आप कमिटमेंट के कारण निश्चित रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपको भी मौका मिला ही होगा, आप नहीं गए। इसलिए मेरे को सबसे IITian के अंदर मैं इस प्रकार के महानुभावों को जब देखता हूँ, और विशेष करके मैं शिक्षा विभाग की काम आजकल देखता हूँ। मित्रों, आज देश में 25 करोड़ स्कूली बच्चे हैं। लगभग अमेरिका जितना आबादी हमारी स्कूल की बच्चे हैं, जिनकी उम्र 5 से 17-18 साल तक है। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उस आयु को घटा के प्ले स्कूल, सरकारी स्कूल में भी होगा एज 3 to 17-18, फिर हायर एजुकेशन की और 4-5 साल मिला दिए तो 3 to 23, ये 20 साल की एक जिम्मेवारी। इसकी संख्या भारत में आबादी तो 50 करोड़ है। मैं इसके उत्तर ढूंढते ढूंढते वर्मा जी जैसे महानुभावों को मिलता हूं तो मेरे को चरण छुके प्रणाम करने की मोह होता है कि अगर वर्मा जी ना होते तो शायद हमारी फिजिक्स की फंडामेंटल्स इस देश की क्या होता। अनेक वर्मा जी हमारे देश में रहे, लेकिन मित्रों मैं इसीलिए इसको याद किया कि जो मित्र गए वो भी अच्छा किए। आज आखिर खड़गपुर IIT से बड़ा पढ़ के बना होगा सुंदर पिचाई। जब ग्लोबल कोई MNC की यहीं आया था ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी आधार पे, इसी भूमि में का यू ऑल आर ब्लैक्स, यू डोंट हैव एनी राइट टू गवर्न योरसेल्फ, यही तो कहा था। महात्मा गांधी अफ्रीका में कमाई करके फर्स्ट क्लास ट्रेन में रात को जर्नी कर रहे थे। TT आया, उनको उतार दिया, कहा तू कैसी यहां आया ब्लैक, आप कैसे इधर आए, उतरो। नाई की दुकान से निकाल दिया। तब महात्मा गांधी करमचंद गांधी से महात्मा बने। जब आदमी पुश टू द वॉल होता है तब सृजन करता है, तब उनको क्रांति की ध्यान आती है। मित्रों, वही ईस्ट इंडिया कंपनी की आज नया भाई की मालिक हमारी खड़गपुर IIT की सुंदर पिचाई भी बना है। लेकिन ये यहीं अटकना है क्या? यहीं अटकना नहीं है। 21वीं सदी में विश्व की अर्थनीति कौन चलाएगा? जिनके पास परचेजिंग कैपेसिटी है, जिनके पास मार्केट है, जिनके पास क्वालिटेटिव इंटेलेक्चुअल लो कॉस्ट वर्कफोर्स है, जिनके पास क्रिटिकल माइंड है। मित्रों, वही लोग देश की नहीं दुनिया की अर्थनीति को संभालेंगे। मैं आज खड़गपुर IIT में 2 विषय कहने के लिए आया हूं। एक तो मेरा आत्मविश्वास आपको दोहराने आया हूं। मैं गलत होगा तो बाद में मेरे को आप मेल में बताना कि आप गलत थे, लेकिन मैं तो मेरे नई पीढ़ी पे भरोसा, इसीलिए बड़ा आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं। मैं एक अगर एग्जाम्पल, एक कमोडिटी के बारे में मैं आपके साथ एनालिसिस करूं। आज एक समय में पानी, खाद्यान्न, घर, कपड़े ये एसेंशियल होता था। बाद में धीरे धीरे हेल्थ भी एसेंशियल हुआ।
ऐसे ही आज दो चीज मोस्ट एसेंशियल है, उसके बिना नया जिंदगी नहीं चल सकता है। वो है एनर्जी, और उसकी एनर्जी के छोटा सा बाई प्रोडक्ट है इंटरनेट। एनर्जी, इंटरनेट के बिना 21st सेंचुरी में लाइफ की कल्पना नहीं किया जा सकता। दोनों में हम कहां खड़े होते हैं, भारत को थोड़ा कल्पना किया जाए। आज हम दुनिया के नंबर 3 एनर्जी कंज्यूमर है। 2021 में हम दुनिया के नंबर 3 एनर्जी कंज्यूमर है। 10 साल के अंदर, माने आने वाले 10 साल के अंदर 20, 30, 35 आते आते हम दुनिया के नंबर 1 एनर्जी कंज्यूमर बनेंगे। उसके अर्थ क्या होगा? उसके अर्थ होगा, अभी अभी ग्लासगो में दुनिया के लीडरशिप बैठे, उन्होंने कहा कि कार्बन एमिशन को घटाना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज को संभालना पड़ेगा, नहीं तो फिर समुद्र की लेवल उठ जाएगी, बारिश और सूखा और विंटर्स की अलग अलग तरीके आ जाएगा, तो मनुष्य को चुनौती आ जाएगा। इसलिए क्लाइमेट को ठीक करना पड़ेगा, और उसमें भारत आज एक लीडरशिप पोजीशन पे। क्यों? इसीलिए कि जो ऑल्टरनेटिव एनर्जी में सबसे कंडीसिव बिजनेस एटमॉस्फेयर कहीं है तो भारत में है। कैसे? आज यूरोप ग्रीन एनर्जी की ओर जा रहा है। जो पर यूनिट ग्रीन एनर्जी की जो कॉस्ट निकलता है यूरोप का, उनके पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसकी जो बनाने में उनकी जो कॉस्ट आती है, वो कॉस्ट भारत में अगर मेरे IITians उसको अपने तरीके से बना देंगे, शायद मैं उनकी 1/4 कॉस्ट में उस पर यूनिट बिजली या एनर्जी बना सकता हूं। यह कई वर्टिकल्स में आपने प्रूवन किया है। दूसरी, हमारे पास जितने अभी बात एक चल पड़ी है कि भाई देखो, ये फॉसिलाइज कार्बन्स को हमको छोड़ना पड़ेगा। हम नहीं छोड़ सकते, भारत में हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन दुनिया के अंदर एक प्रेशर डेवलप हो रही है, फॉसिलाइज कार्बन को हमको छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए रास्ता क्या है? रास्ता है बायोमास आधारित रिन्यूएबल एनर्जी को जाना पड़ेगा। वो सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, या नॉन फॉसिलाइज बायोमास हो, माने बायोडाइवर्सिटी से पेड़, पत्ता, पराली, खेत की वेस्ट, एनिमल वेस्ट, एनिमल रिमेन्स, इसी सारे से एनर्जी कन्वर्ट होगी। इसमें भारत तेजी से काम कर रहा है। दुनिया में आने वाले दिनों में अगर हम एक नंबर की एनर्जी क्योंकि हम एस्पिरेशनल सोसाइटी है, हमारे घरों में पहले बिजली ही थी, एनर्जी की अंडरस्टैंडिंग। आज पंखा आया है, घर में माताओं के पास 2-4 इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट आई है, इंडक्शन कुकर आई है, मिक्सी मशीन आई है, मोबाइल घर घर में पहुंचा है। तो 2-4 तो मोबाइल घर में है तो उसके लिए चार्जिंग की कंजम्पशन लगती है। कूलर धीरे धीरे आने लगा है। बिजली के कारण खेतों में थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रही है। बिजली के कारण थोड़ा MSME घर में बनना शुरू हुआ है। इसी मिदनापुर में हैंडलूम धीरे धीरे पावरलूम में कन्वर्ट हो रहा है ड्यू टू एनर्जी। इसके अर्थ एक एस्पिरेशनल सोसाइटी एनर्जी को इकोनॉमिक कन्वर्जन में काम पे लगा रहा है, या इसके अर्थ एनर्जी बढ़ेगा कंजम्पशन। जब ये आने वाले 10-15 साल में एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा, दुनिया की एनर्जी ट्रेडर्स भारत आ रहे हैं। हमारे पास यही चुनौती, इसी मोह में मैं आपके पास आया हूं। क्या हम अपने ही इनोवेशन में ऐसे ही कुछ करें जिसमें हम अपने ही लो कॉस्ट एनर्जी मेन्यू बना पाए? जिस दिन हमने लो कॉस्ट एनर्जी बनाना शुरू करेंगे, दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इधर आ जाएगा। हमारी देश की नौजवानों को रोजगार की रास्ता उसमें से है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की रास्ता उसी में से है। मित्रों, अभी 3 दिन पिछले सप्ताह शिव जी का मंदिर काशी विश्वनाथ में प्रधानमंत्री जी ने नया रूप की लोकार्पण किया। मेरे भी सौभाग्य था, मैं वहीं उपस्थित था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं देशवासियों को 3 संकल्प कराना चाहता हूं। मेरे मन में लगा कि उन्होंने कहा होगा, कहेंगे कि भाई आइए सोमवार को पानी 2 लोटे की बजाय 1 लोटा लगाइए कि पानी देश में घट रही है। मेरे मन में ऐसे आया, कोई धार्मिक वाला कहेंगे उन्होंने, लेकिन उन्होंने क्या अपील किया आपने भी देखा होगा। उसमें मैं आपके सामने एक संकल्प को दोहराना चाहूंगा,
उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हमारी देश की आवश्यकता, ये मास्क नहीं था, मेरे को स्पष्ट याद है 2020 अप्रैल मई में हम मास्क की कल्पना नहीं कर सकते थे। आज मास्क घर घर में बन रहा है। पीपी किट एक पीस भी देश में नहीं बनता था, आज पीपी किट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने क्लोरोक्विन टैबलेट एक्सपोर्ट किया तो अमेरिका हमको निर्भर किया हमारे ऊपर। हमने वैक्सीन किया, सबसे वैक्सीन लैबोरेटरी हमारे पास बना है, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में बना, हम सप्लायर हो चुके, एक्सपोर्टर हो चुके हैं। भारत की जो टर्न अराउंड टाइम अपने इंडिजिनस इनोवेशन हो या रिवर्स इंजीनियरिंग में, उसको हम अपने तरीके से लो कॉस्ट बना देना। और चाइना ने पीपी किट दुनिया को दिया क्या? कहा जो मेरे से लोन लेगा, जो मेरे को मेरा शर्त मानेगा, उसी को मैं दूंगा। हमने कहा क्या? हमने नहीं कहा। हमने जिम्मेदारी, हमको क्यों ग्लोबल सिटीजन बनानी है? क्यों खड़गपुर की आईआईटीएन पढ़ते पढ़ते ग्लोबल विजन क्यों बनानी चाहिए? मेरा इनोवेशन भारत को सिर्फ लाभ नहीं देने वाला है, मेरे इनोवेशन दुनिया की ह्यूमैनिटी को लाभ देने वाला है। यस, मेरे भारत में ही थोड़ा अर्थनीति बढ़ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये मेरा कोलैटरल इंटरेस्ट है। लेकिन इसीलिए प्रधानमंत्री की बात को मैं आपके सामने दोहराना चाहूंगा कि इनोवेशन, हमारी देश की स्थिति ऐसे आ गई 21वीं सदी में, अगर हम आने वाले 10-20 साल में एक कमोडिटी की मौका दिया आपको, फिनेंशियल सर्विस की नया दुनिया भारत आ रही है। इसीलिए दुनिया के अंदर जब अर्थनीति ठप पड़ रहा है, भारत 9-10% ग्रोथ की ओर जा रहा है। ऐसे चलेगा तो आने वाले 2-3 साल में हम डबल डिजिट में पहुंचेंगे। मित्रों, ये 1920s की अमेरिका में जब एक ग्रेट रिसेशन आया, उसकी उपरांत अमेरिका एक रोरिंग 1920s की कल्पना करके बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना के अमेरिकन अर्थनीति को ग्लोबल पावर में कन्वर्ट किया। हमें लगता है इस प्रकार की एक मौका भारत को आ रही है और इसको कैप्चर करने का एपिक सेंटर खड़गपुर आईआईटी होनी चाहिए। इसकी कुछ नेचुरल एडवांटेज है। अभी अभी कैबिनेट ने 2 निर्णय किया। मैं कैबिनेट में हफ्ते में एक बार बैठता हूं तो मैं 2 चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं। 2 चीज क्या, जिसकी सीधा संपर्क आपकी कैंपस के साथ है, नई पीढ़ी के साथ है, स्टार्टअप्स के साथ है, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ है, रिसर्च के साथ है। जब हम कह रहे हैं कि हमने अभी कहा कि हमने कोयला नहीं छोड़ेंगे, जब मैं कोयला नहीं छोड़ूंगा, फॉसिलाइज्ड फ्यूल को नहीं छोड़ूंगा कह रहा हूं, मैं आज 9 लाख करोड़ रुपया इंपोर्ट में खर्चा कर रहा हूं क्रूड ऑयल लाने में। क्या मैं उसको ऑल्टरनेटिव फॉसिलाइज्ड फ्यूल से बना सकता हूं? खड़गपुर के 300-400 किलोमीटर दूर में देश की 90% कोयला यहीं से प्रोडक्शन होती है। उड़ीसा हो, धानबाद, झारखंड हो, बंगाल हो या छत्तीसगढ़ हो, ये 4 राज्यों को मिलाए तो देश की 90% डोमेस्टिक कोल यहीं से प्रोडक्शन होती है। मित्रों, इसको अभी इस फॉर्म पे उसको पाउडर करके जला के स्टीम बना के उसको टरबाइन चलाना, ये थोड़ा चैलेंजिंग दिख रहा है। उसकी केमिकल कंपोजिशन को तोड़ के थोड़ा प्यूरिफाई करके मीथेन कैसे उससे निकालना, सीन गैस कैसे निकालना जिसमें पोल्यूशन कम हो और उसकी हमारी इफेक्टिव एनर्जी मिल जाए, इसकी इनोवेशन हमें तो नहीं आता, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव एनर्जी लोकलाइज ग्रिड कैसे हो पाएगा, आपको सोचना पड़ेगा। एमएसएमई के साथ कैसे जुड़ेगा, ईज कैसे डेवलप होगा, आपको सोचना पड़ेगा। मित्रों, ये सब इसकी लैबोरेटरी लिस्ट इन इंडिया में है। और एक निर्णय 2 दिन पहले कैबिनेट में हुआ कि ये जो चिप्स वाले दुनिया है, सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत लगभग 70-80 हजार करोड़ रुपया की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। ये तो कोई टैक्सी, ये तो कोई बस का इंडस्ट्री नहीं है, ये कोई रेलवे में कैंटीन लगाने की इंडस्ट्री नहीं, स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री होगा। इसको नेतृत्व कौन करेगा? नेतृत्व आपको ही करना पड़ेगा। दुनिया की इमर्जिंग चीजों को समझना, पकड़ना, उसको हमारी आवश्यकता में कन्वर्ट करना, ये अपेक्षा मेरा आज की कन्वोकेशन रे आपके सामने मैं कह रहा हूं। और मैं
इसी इलाका का हूँ। अंतिम मोह मेरा इस विषय को आपके साथ कहने का है। मित्रों, जब तक भारत की ईस्टर्न पार्ट ग्रोथ नहीं करेगा, भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने कॉन्शियसली एक शब्द सबके सामने रखा है, पूर्वोदय होना चाहिए। सूरज पूरब से ही आता है। भारत में जिस प्रकार की लेबोरियस मैन पावर ईस्टर्न इंडिया में है, भारत की जो चकाचौंध वाला दुनिया है, वेस्टर्न हो, सदर्न हो या नॉर्दर्न हो, वहां की मैनुअल मैन पावर कहां से जाती है? मैनुअल मैन पावर ईस्टर्न इंडिया से जाती है। नेचुरल रिसोर्स कहां है? ईस्टर्न इंडिया में है। कोस्ट लाइन कहां है? वेस्ट से ईस्ट वाला ज्यादा अट्रैक्टिव है, ड्राफ्ट ही ज्यादा है। कुछ ना कुछ मिसिंग लिंक है। इसको पिछले 75 साल में हमने नहीं कर पाया। मित्रों, इसीलिए समय आया है, मैं पार्लियामेंट चल रहा है, फिर भी मैं तिवारी जी की सुझाव को स्वीकार किया कि मैं व्यक्तिगत रूप में मैं आपके साथ 2 विषय शेयर करूं। पूर्व भारत को खड़ा करना है, इनोवेशन आवश्यकता के आधार पे यहीं से आनी चाहिए। IIT खड़गपुर से और कोई बढ़िया इंस्टीट्यूशन हो ही नहीं सकता है। जो समस्या में रहेगा, जो पुश टू द वॉल रहेगा, वही इनोवेशन कर पाएगा। आप इस जिम्मेवारी को आज कन्वोकेशन में एक संकल्प करके प्रधानमंत्री जी ने जो आपके सामने रखा है, इनोवेशन करना, इनोवेशन लोक कल्याण के लिए करना, गरीब कल्याण के लिए करना, लोगों की जिंदगी में सुधार के लिए करना, रोजगार बढ़ाने के लिए करना, स्वास्थ्य सेवा बढ़ने के लिए करना, उसकी खर्चा घटाने के लिए इनोवेशन करना। मित्रों, दारिद्र्यता ही मनुष्य की प्रमुख शत्रु है। दारिद्र्यता से मुक्ति दिलाने का एक ही रास्ता है, अर्थनैतिक सशक्तिकरण, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट तब हो पाएगा अगर उस समाज की क्रीम अपने बारे में केवल नहीं सोचेगा, समाज, देश, दुनिया के बारे में सोचेगा और अपने बौद्धिक ताकत को अपने समाज के लिए गिव बैक की तरीके से लगेगा। मैं इसी अपेक्षा के साथ आप सबको पुनः शुभेच्छा देता हूं। अनेक अनेक धन्यवाद। आप आपकी नई जिंदगी में अत्यंत सफल होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। धन्यवाद।